हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर और ये है महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड का ये पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये बहुत ही रिसेंट है। ये 3 मई 2025 का पेपर है, ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र के हैं या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में होंगे तो आप उनसे पता कीजिएगा। ये 3 मई का अभी रिसेंटली है, ठीक है ना, अभी पेपर हुआ है वो है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्या है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ विद डायग्राम। हर एक चीज़ आपको पीपीटी के थ्रू, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मिलेगा, तो आपको लास्ट तक का बने रहना है ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। और वैसे भी अगर आप डी फार्मा में हैं तो भी आपके टॉपिक यहाँ पे मैच करने वाले हैं। डी फार्मा में भी सेम टॉपिक है, अभी पूरा आप देखते जाएंगे, खुद भी देखते जाएंगे, ठीक है ना। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एचएपी, सब्जेक्ट है एचएपी, डी फार्मा और बी फार्मा बोथ। चलिए बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और देखो क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, यहाँ पे सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में मतलब क्वेश्चन नंबर ए में आपको यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन करने रहेंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 है जो यहाँ पे दिया गया है, वो 3 में से आपको 2 करना होता है। 3 में से यहाँ पे आपको 2 करना है, उसके बाद में तो यहाँ पे आप 2 कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको देखो 9 में से आपको एनी 7 करना रहेगा। बट मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताते चलूँ। चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। तो ये जो आर्टरी है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को कैरी करता है, इसके तीनों लेयर्स को आपको बता देना है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या दिया गया है यहाँ पे, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो इन तीनों लेयर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिख देना है और आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म है, सारे टर्म आपको डिफाइन कर देना है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। हार्ट पंप करता है पर मिनट में जितना पंप करता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसका फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इंटू मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का भी यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट में कितना ब्लड पंप करता है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो क्या करेगा, इसके दीवार पे जो प्रेशर डाल रहा है, इसकी वॉल पे जो प्रेशर डाला है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या लिखा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, या इनर वॉल भी आप बोल सकते हो। इनर वॉल, अंदर के साइड में जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे हीमोपोइसिस भी पूछा गया। ये चारों वर्ड पूछे गए हैं, वो हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ ऑफ करके आपको मिल जाएगा। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बोले तो आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, जो भी, तो उसको हीमोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे होगा, ये बोन मैरो होता है उसके अंदर होता है। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना कहाँ से, लाइक गैस हो सकता है या स्मॉल लिपोफिलिक सब्सटेंस हो सकते हैं, अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, पास होना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की ओर। मान लीजिए हायर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एटीपी, विदाउट एनर्जी के ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होना, उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। उसके बाद में क्वेश्चन ये भी था, यहाँ से 2 मार्क्स आपका हो जाएगा। और एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने कंपोजिशन होते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट होता है। यहाँ पे प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में आपको एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। इलेक्ट्रोलाइट होता है, न्यूट्रिएंट होता है और हार्मोन्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट में आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, लाइक क्या हो सकते हैं, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये होता है। उसके बाद में क्वेश्चन ये था, यहाँ से आपको एक्सप्लेन सेल जंक्शन। सेल जंक्शन मतलब जो सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो जंक्शन उसी को बोलते हैं कि ज्वाइंटिंग, सेल का ज्वाइंट होना। तो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट एक
सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कैसे कैसे और किस किस को क्रॉस करता है, तो उसको बोलते हैं। तो बहुत सारे जंक्शन के थ्रू इसको क्रॉस करना पड़ता है। सेल जंक्शन आर द स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट सेल में होते हैं, टाइट जंक्शन होता है, डेस्मोसोम्स होता है, गैप जंक्शन होता है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे मैंने इसी को जो ऊपर बताया गया है इसका और डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी आप बता सकते हो। ऊपर वाला नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, सील नेबरिंग सेल को सील करना, ठीक है ना। वही यहाँ ऊपर भी लिखा है। एडहेरेंस जंक्शन भी होता है, जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे एडहेरेंस नहीं दिखा है, तो एडहेरेंस जंक्शन का भी ज्वाइन द एक्टिंग बंडल इन वन सेल टू द सिमिलर बंडल। तो यहाँ पे सारा देखो सब कुछ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पे दिया गया है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कैप जंक्शन का ये डायग्राम है और हेमिडेस्मोसोम का जंक्शन का क्या ये डायग्राम है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको दिया गया। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आया था, तो 2 मार्क्स ये भी आपको मिल जाएगा, इतना आप पढ़ के जाओगे तो। उसके बाद में एनलिस्ट द बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है उसके बोन को बताना है। यहाँ पे तो 80 बोन्स होते हैं, जिसमें आपको स्कल के बोन बताने होंगे और इस वर्टिब्रल कॉलम के बोन आपको बताने होंगे, रिब्स के बोन बताने होंगे, हाइवर्ड बोन, ये सारे बोन मिल करके हमारे एक्सियल बोन बना लेते हैं। और ये आप याद करके जाना, आपको HAP के पूरे बुक में बताया गया होगा। तो 2 मार्क्स का ये भी आया था, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, डिफरेंस पूछा तो एनी 4 आप लिख देना, मैंने बहुत सारा यहाँ पे दे दिया है। एनी 4 आप करके चले जाना, करो तो इस पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग में पूछेगा तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा कर लेना, मैंने बहुत सारे यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी था, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एयर। अब एयर का क्या करना था, इंटरनल डायग्राम बनाना है। 2 मार्क्स का ये भी देखो, यहाँ पे पूरा आपको 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है ना। तो इनर ईयर में आपको ये कॉकलिया, वेस्टिबुलर और ऑडिटरी नर्व ये सब दिखाना होगा, और टिम्पैनिक मसल्स ये सारे आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा गया था। ECG को डिस्कस करना था, डिस्कस द वेब ऑफ ECG। तो ECG आपको देखो डायग्राम दिख रहा है, और इसमें P वेब, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेब होता है। तो P वेब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आर्टरिया के डीपोलराइजेशन। जब हमारा हार्ट होता है, और हार्ट जब इसमें जो आर्टरिया होते हैं ऊपर के चैम्बर, ये जो होता है ना 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, तो ये दोनों चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसी को होता है डीपोलराइजेशन। देखो क्या लिखा है, अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन। फिर QRS क्या है, रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब लोअर चैम्बर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और फिर क्या करा, T वेव क्या करता है, लोअर चैम्बर रिकवरी, ये सिर्फ लोअर चैम्बर दोबारा वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर ये वेंट्रिकल ही दोबारा अपनी शेप में आ जा रहा है। तो ये आपको कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया था। उसके बाद में डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ स्मूथ मसल। ये एक स्मूथ मसल्स है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है ना। इसको आपको ऐसे ही बनाना है, स्पिंडल शेप बनाना है। देखो कैसे होता है स्पिंडल शेप, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और इसी को बोलते हैं यूनी न्यूक्लियट, और नो सार्कोमेर, यहाँ पे कोई भी सार्कोमेर नहीं होते। ये क्या होते हैं, कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको मतलब ये हमारे इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं, इसको हम अपने हिसाब से मूव नहीं करवा सकते हैं, ये खुद से ही मूव करना होता है। क्या होता है, ये खुद से होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये आप डायग्राम बना के चले जाइएगा, आपको यहाँ से 2 मार्क्स का ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीट लेवल डायग्राम है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले सेल का डायग्राम बनाना है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि सेल का डायग्राम बता दिया, और ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ये लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो फिर भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया है। इतना ही आप डायग्राम बनाओगे और इसके बारे में लिखोगे, डायग्राम के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सिर्फ मैंने प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे बताया है, प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम नहीं ऐड किया है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द स्किन। स्किन का आपको बताना है कि स्किन क्या होता है। एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर में भी कौन कौन से होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, जर्मिनेटिवम, ये सारी चीज़ें होती है। बहुत इजी पॉइंट है। और डर्मिस क्या होता है, मिलेनोफोर्स के अंदर होता है, एट्रियल होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं। स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर रूट होते हैं, इलेक्ट्राइल मसल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये डर्मिस का केस हो गया। उसके बाद में आपको फंक्शन ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन में ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट करता है, प्रोवाइड करता है सेंसेशन को, इसके अलावा सिक्रेट करता है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड को, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी
विटामिन डी का भी फॉर्मेशन करता है और प्रोडक्ट कहाँ से, फ्रॉम अर्गोस्टेरॉल ऑफ द स्किन बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रे से। तो ये फंक्शन ऑफ स्किन पूछा गया है आपको, यहाँ पे देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये भी 10 मार्क्स वाले मैंने तीनों बता दिया है। एसए नोट को क्या बता पूछा था यहाँ पे, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम शोइंग द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द हार्ट प्रोवाइडिंग इन डिटेल द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्शन सिस्टम बताना है यहाँ पे। तो देखो डायग्राम है, मतलब कि कैसे इम्पल्स हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। एसए नोड में जाएगा, एवी नोड में जाएगा, बंडल ऑफिस में जाएगा, फिर राइट और लेफ्ट साइड के किस में जाता है, हार्ट में जाता है, अपर किंजे वो राइट और लेफ्ट जो बंडल ऑफिस होते हैं उसमें जाता है, और लास्ट में आपको यहाँ पे परकिंजे फाइबर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम आपका पूछा गया 10 मार्क्स में। और इसी में आपको कार्डियक साइकिल भी पूछा गया है। तो कार्डियक साइकिल में ये आपको टोटल जो 8.8 सेकेंड का होता है टोटल टाइम, उसमें क्या होता है, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रियल सिस्टोल, ये हमारा एट्रिया का बताया गया है, एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल बताया गया है, वेंट्रिकल क्या होता है, सिस्टोल होता है, एंड देन यहाँ पे डायस्टोल आ जाता है, ठीक है ना। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड एंटर कर जाएगा वेंट्रिकल में, क्योंकि ऊपर एट्रिया होता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड कहाँ पे चला जाता है, यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है, और ये साइड से आपको कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। दो पार्ट होता है ना, दो चैम्बर होता है इसका, तो लंग्स बॉडी में जाता है। फिर डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है, फिर सारे चैम्बर यहाँ पे चैम्बर फिल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो वो वहाँ की ब्लड निकल जाती है। फिर तो ये पूरा आपको यहाँ पे क्या करना है, एट्रिया का सिस्टोल होने का टाइमिंग 0.1 सेकेंड है, ठीक है ना। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम 0.1 सेकेंड है, इसका मतलब है एट्रिया जो रिलैक्स होने का टाइम लेगा वो 0.7 सेकेंड लेगा, वो रिलैक्स होने का। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम 3 सेकंड है, तो ये रिलैक्स होने का टाइम कितना लेगा, 0.5। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन में कंप्लीट डायस्टोल की 0.5 सेकंड, ठीक है ना। दोनों का अगर मान ले एक साथ तो 0.4 सेकंड में दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे डायस्टोल होता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर शॉर्ट आंसर आ जाता है। तो शॉर्ट आंसर में आपको एपिथेलियल टिश्यू पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बॉडी की, वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। टिश्यूज, पहले टिश्यू को मैंने डिफाइन कर दिया गया है। टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हिस्टोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी टिश्यू के बारे में स्टडी करना, वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो ये हो गया। उसके बाद में टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू का, इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं, आउटर कवरिंग बनाता है, ये क्लोजली पैक रहते हैं, ठीक है ना। हेमीडेस्मोसोम्स यहाँ पे मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, तो यहाँ पे दिखाया गया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर फंक्शन की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम, एक्सक्रीशन का काम, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है। अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आपको यहाँ पे फिर बताया गया है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल में आपको एक ही लेयर देखने को ज़्यादातर मिलता है, स्ट्रेटिफाइड में आपको यहाँ पे कई लेयर आपको देखने को मिलेंगे। अब सिंपल में भी कई तरीके से हो सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनर। अब सिंपल क्यूबॉइडल में भी आपको यहाँ पे देखो क्यूब की तरीके से रहेंगे, यहाँ पे क्यूब की तरीके से आपको दिख रहे हैं। लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है ना। कवरिंग ऑफ द ओवरीज बना लेता है, बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। फंक्शन की बात करेंगे तो सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, बहुत सारे फंक्शन में काम आता है। सिंपल स्क्वामस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ हल्के से चपटे जैसे होते हैं, और इस कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, फ्लैट रहेगा यहाँ पे एफएलएटी, फ्लैट सेल अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फ्लैट चपटे चपटे रहेंगे। और लोकेशन यहाँ पे हार्ट में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, एयर सैक में पाया जाता है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन। सिंपल कॉलमनर में इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द रेक्टेंगुलर, यहाँ पे रेक्टेंगल की तरीके से रहते हैं। अच्छा, ये कॉलमनर, कॉलम मीन्स होता है पिलर जैसे, बड़े बड़े पिलर जैसे, पिलर कैसा होता है, खंबे जैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेंगे। लोकेशन यहाँ पे देख लो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, आइज में, ईयर्स में होते हैं। फंक्शन एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन इसमें काम आता है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे पार्ट आ गया, दूसरा जो सेकंड ब्रांच था वो स्ट्रेटिफाइड था। स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, इट इज मेड ऑफ मल्टी लेयर, यहाँ पे मल्टी लेयर पाए जाएंगे, और इनके भी डिवाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे आपको सबसे पहले क्यूबॉइडल की बात करेंगे तो देखो मल्टी लेयर है और क्यूब के फॉर्म में है।
ठीक है ना। लोकेशन देख लो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड मेल के यूरेथ्रा में, यूरेटस में, एनस में पाए जाते हैं। फंक्शन की प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में देख लो क्या कहा गया है यहाँ पे, ये भी वैसे ही रहेंगे, मेड अप मल्टी लेयर सेल ऑफ फ्लैटेंड, वैसे है बट क्या है मल्टी लेयर के साथ में है, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ, बट यहाँ पे मल्टी लेयर आपको 2 से 3 लेयर देखने को मिल जाएगा। और लोकेशन यहाँ पे सेम कहाँ पे, स्किन में, माउथ में, थ्रॉट में, वेजाइना में। फंक्शन प्रोटेक्शन, क्रिएटिन का में स्किन को वाटर प्रूफ बनाना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या है फिर इसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, कॉलम की तरीके से रहेंगे, वही है बट क्या 2 लेयर है, मैंने बताया ना कि लेयर ज़्यादा कर दो बस वही हो जाएंगे। उसके बाद में एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स जो हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, कोई चीज़ उठाते हैं फिर हमारी हाथ बेंड होते हैं फिर वो रिलैक्स होता है, ठीक है ना। हाथ का जो भी है, हमारे जो मसल्स हमारे जो अंडर कंट्रोल में है, हमारी गर्दन की मसल्स हो गई और हमारे पैर के हाथ के मसल्स हो गए, ये सब हमारे कंट्रोल में, तो उसकी बात कर रहा है। कैसे होगा, सबसे पहले नॉर्मल केस में ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट मसल्स मेम्ब्रेन इज पोलराइज, पहले पोलराइज रहेंगे। अब पोलराइज किसको कहोगे, बाहर की ओर क्या रहेगा, बाहर की ओर यहाँ पे सोडियम रहेगा और अंदर की ओर कैसा रहेगा, पोटेशियम रहेगा, इसको बोलते हैं पोलराइज, ठीक है ना, वही बोला है। इंटीरियर मसल्स कैसा रहेगा, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, अंदर की ओर पोटेशियम है, ऊपर की ओर सोडियम है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव, ठीक है ना। और ऊपर के साइड में बाहर की ओर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। अगर एसिटाइल कोलिन अब रिलीज होगा, देखो व्हेन द एसिटाइल इज ए नर्व, व्हेन ए नर्व इज स्टिमुलेट एसिटाइल कोलिन, अब एसिटाइल कोलिन आएगा फिर क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा और वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जब एसिटाइल कोलिन आएगा तो सोडियम अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो अब क्या होगा, अब बाहर की ओर निगेटिव हो जाएगा, अंदर की ओर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, चेंज हो गया एसिटाइल कोलिन आने की वजह से, जैसे एसिटाइल कोलिन आएगा ये सब हो जाएगा, फिर क्या होगा, सोडियम आयन एंटर कर गया और पोटेशियम आयन बाहर हो गया। दिस प्रोड्यूसेस चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चेंजेस बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द मसल्स बिकम पॉजिटिवली, यहाँ पे देखो हो गया। नाउ मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, अब ये डीपोलराइज हो गया, पहले पोलराइज था। अब क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और जब तक ये पूरा क्या होगा, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ओवर, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, मान लीजिए हाथ को आपने पूरा बेंड कर दिया, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, एसिटाइल कोलिन को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। कौन ब्लॉक करेगा, वो करेगा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। नाउ फिर वो दोबारा सोडियम अपनी जगह पे चला जाएगा, पोटेशियम अपनी जगह पे चला जाएगा, और मसल्स फिर वो पोलराइज हो जाएगा, फिर वो तैयार हो जाएगा नए दूसरे सेकंड टाइम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड बी था, ठीक है। यहाँ पे हमने, अब हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 5 मार्क्स के लिए ठीक है, इनफ है। उसके बाद में राइट ए नोट ऑन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मीन्स क्या होता है, सेल कम्युनिकेशन या सेल मैसेज पहुंचाता है ना, तो कैसे कैसे पहुंचाएगा उसके बारे में। तो सेल सिग्नलिंग को सेल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम से याद रखिएगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन सेल कैसे होगा उसके बारे में तो देख लो, एक लिगेंड चाहिए, एक रिसेप्टर चाहिए। एक लिगेंड चाहिए होता है, मान लीजिए कोई ड्रग वगैरह, एक रिसेप्टर, ड्रग जाकर के कहाँ बाइंड होगा वो। अब इसमें कई टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग, पैराकैराइनिक, ऑटोकैराइनिक, एंडोकैराइनिक, डायरेक्ट, इन सब की बात किया है। तो पैराकैराइनिक एंड सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ द सिग्नल, क्या है, ये एक सिग्नलिंग का टाइप है इन विच टारगेट सेल इज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज रहते हैं, बट डू नॉट डायरेक्टली अटैच। ये पैराकैराइनिक का एग्जांपल है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सेल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में ऑटोकैराइनिक का ये आता है, ठीक है ना। ऑटोकैराइनिक सिग्नलिंग में ए सेल सिग्नल इज इटसेल्फ, खुद से हो जाता है। ऑटो मीन्स होता है खुद से हो जाना, ठीक है ना। कैसे, वो क्या करेगा, रिलीजिंग ए लिगेंड, खुद से रिलीज करेगा, खुद से करेगा। तो आप देख के चले जाओ, इजी है, सारी बात पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद में समराइजिंग ए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का सिस्टम कई बार पूछा गया है, तो इसको आप पढ़ के चले जाना। नहीं समझेगा तो आप बता देना, पहले भी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने रास सिस्टम करके एक्सप्लेन किया है। आप जा करके मेरे ही प्ले लिस्ट में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन में काम आता है, और ये पूरा मैंने वहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, बहुत इजी टॉपिक होता है, ब्लड ग्रुप कैसा होता है, AB ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ के चले जाना, आपको पता है, इसमें मैं आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, ठीक है ना।
इसके बाद में RH भी इसी तरीके से होता है, और RH के प्रॉब्लम की वजह से फिर हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, राइट नोट ऑन द, किसमें, लिम्फ नोड के बारे में। तो लिम्फ नोड ये क्या करता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और पूरा ये आप पढ़ के चले जाना, इसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, जिसे हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो उसका फिजियोलॉजी बताना है यहाँ पे, तो ये उसका पूरा नोट्स दिया गया है। उसके बाद में क्लासीफाइड जॉइंट के बारे में पूछा गया है, जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, बोन से रिलेटेड है ये, तो फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल में पूछा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का आई था, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेट कैसे होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है, इसको आप एक बार देख लो। और क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें लगते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में फैक्टर 9 तक का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8756534094, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है वसीम फार्मा स्टडी, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वसीम फार्मा स्टडी, उसको आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं मिला तो फिर भी आप मैसेज कर देंगे, आप मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है सारा कलेक्ट करने में, निकालने में, क्या पॉइंट रखना है, कौन सा डायग्राम रखना है, तो इसके लिए आप क्या करना है, आपके एक एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मुझे आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। अब फिर लेकर के आऊँगा, कोई नया पेपर सॉल्व करवाऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।